नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। हाँ, तो देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी की दुनिया में ना कदम रखने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि रिस्क और रिवॉर्ड का ये तराजू असल में काम कैसे करता है। वही तो, ये फाउंडेशन है। एग्जैक्टली इसे ऐसे समझिए जैसे एक डॉक्टर बिना दवाइयों के केमिकल कॉम्पोजिशन और साइड इफेक्ट्स को समझे किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जब तक इक्विटी, डेट, कमोडिटीज या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के मैकेनिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक पोर्टफोलियो मैनेज करना सिर्फ एक सट्टेबाजी है। सही बात है। तो फिर एकदम ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। देखिए, हमेशा से ना लोग वेल्थ को स्टोर करना चाहते थे। हजारों सालों तक जमीन खरीदी गई, सोना जमा किया गया। राइट, जिसको हम नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि इन्हें छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक पॉइंट के बाद ये फिजिकल चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए काफी नहीं थी। बिल्कुल, इनके साथ लिक्विडिटी और स्केल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब कोई भी इंसान 1000 एकड़ जमीन को जेब में लेकर तो घूम नहीं सकता ना। अरे बिल्कुल नहीं। और ना ही उसे रातों रात बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता है। यहीं से फाइनेंशियल एसेट्स का जन्म हुआ। समझने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल एसेट्स असल में कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो फिर हैं क्या ये एक्चुअली? ये फ्यूचर कैश फ्लोज पर आपका एक क्लेम होते हैं, बस एक कागज का टुकड़ा या आजकल तो डीमैट अकाउंट में एक एंट्री जो ये तय करती है कि फ्यूचर में कोई बिजनेस जो पैसा कमाएगा उसका एक हिस्सा आपको मिलेगा। अच्छा रुकिए, यहाँ एक बड़ा बेसिक सा डाउट आता है। अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसका मालिक बन गया, यानी इक्विटी। लेकिन क्या ओनरशिप सबसे रिस्की पोजीशन नहीं होती? 100% सबसे रिस्की पोजीशन है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को टेक्निकली हम रेजिडुअल क्लेमेंट्स कहते हैं। रेजिडुअल मतलब जो बच गया? एग्जैक्टली, रेजिडुअल का मतलब है जो सबसे आखिर में बच जाए। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले बैंक अपना इंटरेस्ट ले जाते हैं, फिर सरकार टैक्स ले जाती है, एम्प्लॉइज की सैलरी जाती है और रॉ मटेरियल वालों का पैसा चुकाया जाता है। और इन सब के बाद अगर कुछ बचा तो वो इक्विटी वालों का है, और अगर नहीं बचा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। बाप रे, मतलब सारा रिस्क इक्विटी वाले उठा रहे हैं। तो फिर लॉजिक ये कहता है कि यार कोई इक्विटी खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि देखिए, जहां रिस्क सबसे ज्यादा है ना, वहां अपसाइड यानी मुनाफे की कोई लिमिट नहीं होती। अगर कंपनी ने 100 गुना प्रॉफिट कमा लिया तो बैंक को तो वही अपना 8% फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलेगा, लेकिन वो सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। हाँ, मेक सेंस। और उन्हें वोटिंग राइट्स भी तो मिलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, उनको कंपनी चलाने के वोटिंग राइट्स मिलते हैं जिससे वो मैनेजमेंट के डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यार, वोटिंग राइट्स वाली बात तो ठीक है, पर हर इन्वेस्टर को कंपनी के बोर्ड रूम में बैठकर थोड़ी फैसले लेने होते हैं। बहुत से लोगों को सिर्फ स्टेडी इनकम चाहिए होती है, लेकिन बैंक FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए। उनके लिए क्या ऑप्शन है? यहीं पर एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। इससे आप इक्विटी और डेट के बीच का एक ब्रिज समझ लीजिए। राइट। मैं इसे हमेशा ना शादी के VIP गेस्ट्स वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मतलब जैसे जब खाना खुलेगा यानी डिविडेंड बढ़ेगा तो आम बारातियों से पहले इन VIP गेस्ट को खाना मिलेगा। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? और अगर टेंट गिर जाए या आग लग जाए, मतलब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, तो सबसे पहले इन VIPs को बाहर निकाला जाएगा, यानी उनकी कैपिटल पहले लौटाई जाएगी। बिल्कुल सटीक है ये। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है और लिक्विडेशन के टाइम कैपिटल भी पहले वापस मिलती है। पर फाइनेंस में ना कुछ भी फ्री नहीं होता। इस VIP ट्रीटमेंट की कीमत चुकानी पड़ती है। वो कैसे? इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं। अच्छा, पर अगर किसी साल कंपनी को भारी नुकसान हो जाए तब क्या वो VIP गेस्ट भूखा रह जाएगा उस साल? यहाँ पर टाइप्स आते हैं। अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उस साल का डिविडेंड लैप्स नहीं होगा, वो इकट्ठे हो जाएगा। मतलब अगले साल जोड़कर मिलेगा? हाँ, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो पहले पिछले साल का बकाया चुकाया जाएगा, लेकिन अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव हुए तो नुकसान वाले साल का डिविडेंड हमेशा के लिए खत्म। समझ गया। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्या इसमें फिक्स्ड डिविडेंड के ऊपर भी कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि अगर कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लिया तो अपना फिक्स डिविडेंड लेने के बाद उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी इन शेयर्स को एक हिस्सा मिलेगा, एक पार्टिसिपेशन मिलेगा। और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स? वो एक तय समय के बाद नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनमें इक्विटी और डेट दोनों के फीचर्स हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। सही है। अच्छा, वोटिंग राइट से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी याद आती है। टाटा मोटर्स का 2008 का DVRs वाला केस। बिल्कुल। नॉर्मली रूल तो होता है ना, 1 शेयर 1 वोट।
लेकिन टाटा ने ये गेम ही बदल दिया था। ओ हाँ, वो एक ब्रिलियंट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग थी। टाटा मोटर्स को उस वक्त जैगवार और लैंड रोवर खरीदने के लिए भारी कैपिटल चाहिए थी, पर प्रमोटर्स अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी डीवीआरस इशू किए। इसमें इन्वेस्टर्स को वोटिंग राइट सिर्फ 1/10 मिले। हाँ। मतलब 10 शेयर्स होने पर सिर्फ एक वोट। एग्जैक्टली। पर रुकिए, कोई इन्वेस्टर कम वोटिंग राइट्स क्यों ही लेगा? क्योंकि बदले में टाटा ने कहा कि हम आपको नॉर्मल इक्विटी वालों के मुकाबले 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि सच कहें तो एक आम इंसान जिसके पास 100 शेयर्स है, वो वैसे भी एजीएम में जाके क्या ही वोट करेगा। वही तो, उसे बस अपने रिटर्न से मतलब है। चलिए, ये तो हो गई हिस्सेदारी की बात। अब मान लेते हैं किसी को इक्विटी का ये रेसिजुअल वाला रिस्क लेना ही नहीं है। रात को चैन की नींद चाहिए भाई, पता होना चाहिए पैसा कब आएगा। तो फिर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, डेट असल में कोई हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि एक प्रॉमिस है, एक वादा। आप बस अपना पैसा उधार दे रहे हैं। और इसमें सबसे सेफ क्या होता है? सबसे ऊपर आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिन्हें हम G-Secs कहते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार अपनी खुद की करेंसी छाप सकती है, तो वो टेक्निकली डिफॉल्ट तो कर ही नहीं सकती। जीरो रिस्क। इनकी मैच्योरिटी का क्या हिसाब है? अगर मैच्योरिटी 1 साल से कम की है तो उन्हें ट्रेजरी बिल्स या T-बिल्स कहते हैं, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो उन्हें डेटेड सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ मैं ऐड करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों इशू कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स निकालती हैं। बिल्कुल सही, और उन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या SDLs कहा जाता है। अब यहाँ मुझे एक चीज समझाइए, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100% रिस्क फ्री हैं और मान लीजिए वो 7% रिटर्न दे रही हैं, तो कोई भी इंसान किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा क्यों लगाएगा? कल को कंपनी डूबी तो पैसा जीरो। ये तो इरेशनल हुआ ना? इरेशनल नहीं है, ये पूरा कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग है। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड भी 7% ही देगा तो कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए इन कंपनीज को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। मतलब वो कहेंगे कि गवर्नमेंट साथ दे रही है, हमारी कंपनी में रिस्क है, तो हम आपको 10% देंगे। टेक्निकल भाषा में क्रेडिट स्प्रेड या रिस्क प्रीमियम कहते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड का जो डिफरेंस है वही क्रेडिट स्प्रेड है। रिस्क जितना ज्यादा, स्प्रेड उतना चौड़ा। पर मार्केट में आम इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी का रिस्क कितना है? हर कोई बैलेंस शीट थोड़ी पढ़ सकता है यार। इसीलिए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, जैसे क्रिसिल हो गई, ICRA, केयर। ये हर बॉन्ड को एक रिपोर्ट कार्ड देती है, जैसे स्कूल में मिलता था। हाँ बिल्कुल वैसा ही। सबसे ऊपर AAA मतलब हाईएस्ट सेफ्टी, डिफॉल्ट का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, फिर AA और ऐसे करते करते आखिर में D आता है, जिसका मतलब है डिफॉल्ट, यानी कंपनी पैसा डुबा चुकी है। यहाँ एक बड़ी लक्ष्मण रेखा भी तो होती है ना, जिसे द BBB लाइन बोलते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है एग्जाम के लिए। BBB और उससे ऊपर की रेटिंग वाले बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है। बड़े म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो सिर्फ इसी ग्रेड में पैसा लगा सकते हैं। और अगर रेटिंग BBB से नीचे गिरी तो उसे हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स घोषित कर दिया जाता है। जंक बॉन्ड्स, नाम से ही लग रहा है कि कचरा है। कचरा उनके लिए है जिन्हें सेफ्टी चाहिए, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारी रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये खजाना है, जहां रिटर्न 15 से 20% तक मिल सकता है। क्या बात है। चलिए अब इन पेपर एसेट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है, जैसे युद्ध हो गया या इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो लोग कमोडिटीज की तरफ भागते हैं। सही कहा। कमोडिटीज को समझने के लिए इन्हें 2 हिस्सों में बांटना होगा, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट कमोडिटीज वो हैं जो खेत में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं, चीनी, कॉटन। और ये बहुत वॉलेटाइल होती हैं, सिर्फ मौसम खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी की वजह से। मान लीजिए खबर आई कि इस साल सूखा पड़ेगा, बस खबर से ही लोग होर्डिंग यानी जमाखोरी शुरू कर देते हैं और प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ होती है हार्ड कमोडिटीज, जिन्हें जमीन या खदानों से निकाला जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल। गोल्ड तो सदियों से सेफ हेवन रहा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, लो कोरिलेशन का। इसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ देखिए, कोरिलेशन का मतलब है कि 2 एसेट्स एक साथ कैसे बिहेव करते हैं। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड अक्सर नहीं गिरता, बल्कि ऊपर जाता है। इसे लो या नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और इसी से डाइवर्सिफिकेशन का असली फायदा मिलता है। अगर 2 चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपका ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। वही तो। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए रियल एस्टेट भी एक जबरदस्त एसेट क्लास है। इसने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को काफी अच्छे से बीट किया है। लेकिन रियल एस्टेट हाईली इलिक्विड होता है और पैसा बहुत चाहिए। आम इंसान 50 करोड़ का ऑफिस स्पेस तो खरीद नहीं सकता ना। इसीलिए रीट्स बनाए गए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में पैसा लगाता है, वैसे ही रीट्स लोगों का पैसा मिलाकर बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। और वहां से जो रेंट आता है वो डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। सही है? बिल्कुल।
अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे MLDs यानी मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। MLDs असल में डेट और डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। इनमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तभी रिटर्न मिलेगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड कह सकता है कि अगर निफ्टी 50 आने वाले साल में 10% बढ़ा तो हम 12% रिटर्न देंगे, वरना सिर्फ 5%। ये पूरी तरह से कंडीशंस पर लिंक्ड है। अच्छा, और वो फॉलन एंजल्स क्या होते हैं? डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज, ये वही कचरा है ना जिसमें पैसा बनता है? हाँ, ये मार्केट का सबसे रिस्की पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला हिस्सा है। जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली होती है तो उसके बॉन्ड्स कौड़ियों के भाव मिलते हैं। 100 रुपए का बॉन्ड 10 रुपए में। फिर जो बड़े हेज फंड्स हैं वो आते हैं, वो देखते हैं कि लिक्विडेशन होने पर भी कम से कम 30 रुपए तो मिल ही जाएंगे, तो 10 में खरीद कर 30 में निकाल लेते हैं, सीधा 200% का प्रॉफिट। लेकिन इसके लिए ना डीप लीगल और वैल्यूएशन की समझ चाहिए, जो रिटेल इन्वेस्टर के पास आमतौर पर नहीं होती। वैसे ही ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आर्ट और रेयर पेंटिंग्स आते हैं। हाँ, जिसमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन का वेट करते हैं लोग। और अगर इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, LRS। एक इंडिविजुअल साल में मैक्सिमम $250,000 तक बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। इससे जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। वैसे दोस्तों, थियरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। NISMseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, चलिए कुछ ऐसे ट्रिकी सिनेरियोज देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टर को फिक्स्ड रिटर्न के साथ साथ कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलता है। यहाँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में उलझ जाते हैं। देखिए, कन्वर्टेबल तो इक्विटी में बदल जाता है, पर अगर सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ही होगा। एक और कॉमन ट्रिक आती है गवर्नमेंट यील्ड और कॉर्पोरेट यील्ड के डिफरेंस को लेकर। ऑप्शंस में इंटरेस्ट गैप दे देंगे और लोग उसी को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। उसे क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं। प्रोफेशनल दुनिया में टर्म्स का एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। और वो सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटीज वाला पॉइंट, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है यार। जो जमीन के ऊपर उगता है वो सॉफ्ट है और उस पर मौसम का असर होगा। जो खोद कर निकाला जाता है वो हार्ड है, उस पर मौसम का असर ना के बराबर होता है। अच्छा, अब एक बड़ा प्रैक्टिकल डाउट क्लियर करते हैं। म्यूचुअल फंड, PMS और AIF, इन तीनों में ही पूल करके पैसा लगाया जाता है। सेबी तीनों को रेगुलेट करता है, तो इनमें फर्क क्या है? ये पूरा खेल पैसे और रेगुलेशन का है। देखिए, सेबी का लॉजिक है कि जिसके पास पैसा कम है उसे प्रोटेक्शन ज्यादा दो। म्यूचुअल फंड्स रिटेल वालों के लिए है, कोई 500 रुपए से भी शुरू कर सकता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट या हाई टच रेगुलेशन होता है। और PMS किसके लिए फिर? PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपए है। यहाँ फंड मैनेजर के पास थोड़ी आजादी होती है स्ट्रैटेजी बनाने की। और अगर क्लाइंट का टिकट साइज सीधा 1 करोड़ हो तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs हैं। इसे रिच मैन्स म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। यहाँ मिनिमम लिमिट ही 1 करोड़ है। सेबी मानती है कि जो 1 करोड़ ला रहा है वो रिस्क समझता है, इसलिए इन पर लाइट टच रेगुलेशन होता है। मतलब वो हेज फंड्स चला सकते हैं, डेरिवेटिव्स में खेल सकते हैं। एग्जैक्टली, जो म्यूचुअल फंड्स नहीं कर सकते। बेहतरीन। चलिए अब इन सारे मैकेनिक्स को फटाफट 6 क्विक रिवीजन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इक्विटी रेजिडुअल क्लेम है, सबसे ज्यादा रिस्क। और प्रेफरेंस शेयर्स हाइब्रिड होते हैं, जिनमें डिविडेंड पहले मिलता है पर वोटिंग राइट नहीं होते। पॉइंट 2, टाटा मोटर्स का 2008 का केस। उन्होंने DVRs निकाले थे, सिर्फ 11th 10th वोटिंग राइट्स दिए, लेकिन बदले में 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड ऑफर किया। पॉइंट 3, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 1 ईयर से कम तो T-बिल्स, उससे ज्यादा तो डेटेड सिक्योरिटीज। स्टेट्स जो निकालते हैं वो SDLs और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक्स्ट्रा रिटर्न होता है क्रेडिट स्प्रेड। पॉइंट 4, द BBB लाइन। BBB और उससे ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट ग्रेड और उसके नीचे वाले सीधा जंग बॉन्ड्स। पॉइंट 5, LRS की लिमिट। ध्यान रखिए, $2.5 लाख पर इंडिविजुअल पर ईयर देश के बाहर लगाने के लिए। और आखिरी पॉइंट 6, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट याद रखिए, PMS के लिए 50 लाख रुपए और AIF के लिए 1 करोड़ रुपए। तो ये थे इन्वेस्टमेंट्स के कोर मैकेनिक्स। पर डिस्कशन एंड करने से पहले उस कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज। एक आम इंसान के लिए जो कंपनी पूरी तरह से कचरा बन चुकी है, हेज फंड्स उसी की वैल्यूएशन करके करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि मार्केट में रिस्क एसेट में नहीं होता, रिस्क आपकी अपनी इंफॉर्मेशन की कमी में होता है। एक का कचरा दूसरे का खजाना कैसे बनता है, इस पर जरूर सोचिए। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा अब करना क्या है। जाओ NISMseries.com पे, वहां सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।